नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का जेजेएम घोटाले की जांच, मगरमच्छों पर आएगी आंच। दरअसल जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी के एक्शन से सियासत गर्मा गई। हर घर तक नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने चौथी गिरफ्तारी की। इस मामले में संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर लिया। उससे घोटाले में धन के अवैध लेन देन को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि पीएचईडी में टेंडर दिलवाने के लिए संजय बड़ाया ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। ईडी ने बड़ाया को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। संजय बड़ाया की गिरफ्तारी के बाद पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है दिल्ली में। चर्चा इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में चौथी बड़ी गिरफ्तारी। पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया 4 दिन की रिमांड पर। घोटालेबाजों पर एसीबी, ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा। जेजेएम घोटाले की जांच, मगरमच्छों पर आएगी आंच। तो ये मामला जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा पेचीदा भी है। एसीबी की सबसे पहले इस पूरे मामले में एंट्री होती है और एसीबी की एंट्री के बाद ईडी भी इस मामले में आ जाती है। और ईडी की यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय की बात करें, उसका मुख्य काम होता है बाहर से कमाए हुए पैसे को गलत तरीके से यहां देश में लेकर आना, या उससे बड़ी बात देश में अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को विदेश में ले जाना, उसको सफेद कर देना। सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। 4 खास मेहमान, या यूं कहें कि आज 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके स्वागत जल्दी से करते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपका स्वागत है योगेंद्र जी। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी। राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सीधा राजेंद्र आर्य जी आप ही से करता हूं। अब यह मत कहिएगा कि उपचुनाव आने वाले हैं, तारीखों की घोषणा होगी, उससे पहले ही सीबीआई की एंट्री हो गई। देखिए रविंद्र जी, उपचुनाव ये तो आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आप पहले से ही चीजों को देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि नीट के घोटालेबाजों के ऊपर ईडी की कार्रवाई कब होगी, जबकि तमाम सबूतों के साथ वो पकड़े जा चुके हैं। 4-5 स्टेट के अंदर ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नेट के घोटालेबाजों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? केदारनाथ के अंदर 228 किलो सोना चोरी हो गया, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? 800 करोड़ का रामपथ अयोध्या में पहली बारिश के अंदर ही धंस गया, उनके घोटालेबाजों में। अभी हमने देखा करीबन इस मॉनसून के अंदर 12-13 ऐसे मामले आए जहां पे बिहार के अंदर पुल बह गए, कहीं पे एयरपोर्ट की छतें गिर गई। देखिए राजेंद्र जी, इसका जवाब आप भी जानते हैं, इसका जवाब मैं भी जानता हूं। सुनिए, इसका जवाब आप भी जानते हैं, इसका जवाब मैं भी जानता हूं कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे। जब आपकी सरकार आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे। इसका जवाब तो यही होगा। जेजेएम घोटाले को लेकर कार्रवाई कैसी? यही बात है ना। हाँ, आपने खुद ने ही साबित कर दिया कि ये जो कार्रवाई है राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। आपने खुद ने स्वीकार कर लिया। मैं यही तो कहना चाह रहा था ना कि अच्छा। वास्तव में ये जो बातें हैं ना, ये देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो मोदी सरकार है, सुनिए मैंने क्या साबित किया या नहीं किया, ये बात इसकी नहीं है। राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी देखिए सर, एसीबी की तरफ से 8 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। 7 अगस्त को 2,20,000 की रिश्वत देते लेते पकड़े गए थे टेंडर हासिल करने के लिए। तब आपकी सरकार थी उस टाइम पर।
तब साबित आप ही की मैं सरकार क्या ने कह कर रहा दिया था हूं? कि अभी देखिए आपको- भ्रष्टाचार हमारी सरकार में कैसे हो रहा है। सुन लीजिए, यही हमारी सरकार और इस सरकार में फर्क है। मैं बिल्कुल। आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मुद्दे के पे अंदर बात कीजिए। तमाम घोटाले खुले, जिसके अंदर जिनके अंदर तमाम कंपनियों ने फर्जी तरीके से इनको पैसा दिया। हाईवे की कंपनियां भी थी, तमाम बड़ी कंपनियां थी जिनके मतलब बड़े बड़े घोटाले खुले हैं। तो आज इस सरकार को क्या दिखाई नहीं देता, या ईडी को उन घोटालेबाजों का पता नहीं है? अब मैं आपकी बात पे आता हूं। आप 1-1.5 साल से ये मामला चल रहा है, अभी तक आपने चार्जशीट फाइल नहीं की है। बिल्कुल, अभी तक ईडी ने चार्जशीट फाइल नहीं की है। और आपको पता होगा, हमारे एक नेता जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो वापस जमानत पे आ गए। उसके अलावा दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी एक भी चार्जशीट और आरोप नहीं डाला है। अरे भाई, आप अजीत पवार जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सारे मामले ड्रॉप कर देता है। नारायण राणे का मामला ले लो, छगन भुजबल का मामला ले लो, नारायण मुश्रीफ का मामला ले लो, और तो और हेमंत बिस्वा शर्मा का ले लो। कृष्ण कुमार जानू जी जवाब दीजिए भाई। ये तो सदन में पेपर लीक के मगरमच्छों को पकड़ेगी कब सरकार? ये तो हरी झंडी दे दी है टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष ने, और साथ ही साथ अब जेजेएम पर भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं राजेंद्र आर्य जी की कब गिरफ्तारी होगी। अभी तक तो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। क्या चल रहा है? 900 करोड़ का घोटाला है। सरकार जब हमारी बनेगी तो परी पेपर लीक, जेजेएम, तमाम घोटालों के पर्दाफाश कर देंगे। सरकार के बड़े बड़े मंत्री जेल में जाएंगे, ना जाने कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बड़े बड़े अधिकारी जाएंगे। कौन गया है अभी तक? किसके ऊपर हुई है? और वो भी एसीबी ने की है सर। एक्सीएन पर, जेईएन पर, असिस्टेंट इंजीनियर पर, सुपरवाइजर पर, ठेकेदार पर, बिचौलिए पर, दलाल पर। क्या यही बड़े मगरमच्छ हैं सर? क्या आप बात बताने की स्थिति में हैं कि ये जेजेएम के घोटाले में सरकार से जुड़े लोग शामिल थे नहीं थे? क्या कोई आईएएस आरएएस अधिकारी शामिल थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो फिर पहले आप आरोप क्यों लगा रहे थे? विस्तार से जवाब चाहिए कृष्ण कुमार जानू जी। रविंद्र जी, आपको बिल्कुल विस्तार से जवाब मिलेगा। इस सारे घटनाक्रम में जब आंकड़े फिक्स हो गए कि 900 करोड़ का घोटाला है, और उस सारे आंकड़ों के बावजूद जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये सारा प्रकरण 8 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी 2023 को, और तब से लेकर कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, 10 ठीक है, लोगों को आरोपी बनाया था। बिल्कुल कांग्रेस सरकार थी। और उस सारे में जिस प्रकार का पटाक्षेप हुआ, वो ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने की। वो 2.20 लाख रुपया जो देते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, आपकी सरकार ने क्या किया? चालू हुआ है। और अभी हमारी सरकार ने जो इस सारे प्रकरण में किया है, इसमें जो 10 आरोपी थे, उसके अलावा जो मुख्य आरोपी थे पद्मचंद जैन और उसके बेटे की गिरफ्तारियां हुई हैं। और सरकार जो है, कौन है पद्मचंद जैन? प्रक्रिया जो मुख्य आरोपी जो आप बोल रहे हैं, कौन है पद्मचंद जैन? कृष्ण कुमार जी, ये एक ठेकेदार फर्म है। और मतलब ठेकेदार जो चाहेगा वो कर लेगा। आपको लगता है उसको मुख्य आरोपी आप मान रहे हैं वही मगरमच्छ है? कोई अधिकारी, नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट, सरकारी कोई उस वक्त की सरकार का जुड़ा हुआ कोई बड़ा ओहदेदार व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है? महेश जोशी से पूछताछ की थी ईडी ने, क्या कर लिया? जांच के दौरान, रविंद्र जी, जांच के दौरान, और जिस पर संदेह है उसका नाम प्रकट नहीं किया जाता है। जांच के दौरान वो दौरान जांच का विषय होता है, और इस सारे विषय में पुलिस के लोग नाम प्रकट नहीं किया जाता। अरे सर, नाम प्रकट नहीं किया था तो विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले यह ऐलान क्यों कर दिया जाता है कि डोटासरा को और गहलोत को जेल में डालेंगे? अरे अभी ये विधानसभा के अंदर कह रहे हैं जैसे कि इनके हाथ में राजेंद्र, पूरा का नहीं पूरा राजेंद्र जी, प्लीज देखो, उन्होंने विधानसभा में जो बोला है राजेंद्र जी, वो कागज के साथ बोला है कि मेरे पास कागज आ चुके हैं, आप तैयारी कर लो। शिक्षा मंत्री के पास कौन से कागज आते हैं? गृह मंत्री के पास जाते होंगे? कैसी बातें कर रहे हैं रविंदर जी? उनके शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं क्या कागज? लिए हैं, अगर तो आपत्ति अगर क्या है अभियोजन मतलब चार्जशीट है तो चार्जशीट तो न्यायालय में दाखिल होती है, कोई विधानसभा में पेश की जाती है? कृष्ण कुमार जानू जी, ये जिस रफ्तार से पूरे केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सीबीआई ने तलब किया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से, इस कछुआ गति से यह केस कब तक चलता रहेगा? कब पता चलेगा कि 900 करोड़ का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो किसने किया है? अगर किया है तो क्या उस पर आरोप साबित करते दोष मुक्त करार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? रविंद्र जी, ये जो सारा प्रक्रिया है, वो पुराने कानून के तहत है। अगर नए कानून के तहत होता तो गति की समय सीमा भी निर्धारित होती। देश आज ही अभी नए कानून के तहत ही देश आजाद हुआ है, इससे पहले इंसाफ नहीं मिला है कभी। जी,
हद हो गई। योगेंद्र जो जोशी जी, प्रक्रियागत देरी है उसको अगर आप टारगेट करेंगे तो पुलिस अधिकारी बताएंगे कि एक समय सीमा क्या होती है जांच की। बता दिए योगेंद्र जोशी जी। देखिए सीधा, आप तो रिटायर अधिकारी हैं, अब तो आपको किसी तरह की कोई पोस्टिंग, ट्रांसफर, इनाम अभी भी नहीं चाहिए। और मैं जितना आपको जानता समझता हूं, जितना आपके बारे में जाना है, कभी भी आपको किसी चीज का मोह नहीं लिया, खुलकर आपने काम किया, खुलकर बोलते भी हैं रिटायरमेंट के बाद। 3 एजेंसीज इस मामले में शामिल है, एसीबी, ईडी और सीबीआई। ये क्या सर केस को सुलझाने के लिए मामला आगे बढ़ रहा है या केस को उलझाने के लिए मामला आगे बढ़ रहा है? और इस तरह से बड़ी मछलियां कहे कि मगरमच्छ आएंगे कि नहीं आएंगे? रविंद्र जी, ये जो एजेंसियां जितनी भी काम करती हैं, इनके ऊपर जिस राजनीतिक दल का शासन होता है उनका इनके ऊपर कंट्रोल होता है। और राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना राजनीतिक दल के आशीर्वाद के कोई भी ठेकेदार, कोई भी विभाग, कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, किसी भी तरह का कोई अधिकारी एक पैसा नहीं खा सकता। लेकिन एक सवाल मेरा इसमें लेकिन क्रॉस क्या क्वेश्चन इसलिए होता बनता है क्योंकि अगस्त में, सर देखिए, नवंबर दिसंबर में चुनाव थे विधानसभा के, और अगस्त में ये एसीबी को शिकायत मिलती है कि भाई एक होटल में पैसों का लेन देन हो रहा है। 2,40,000 रुपए पकड़े भी जाते हैं, दबता नहीं है मामला। पता यह भी चलता है कि टेंडर गलत तरीके से हासिल करने के लिए ये रिश्वत दी जा रही है, और जो गलत काम किया है उसको सही ठहराने के लिए की जा रही है। तो सर ये, और वो उसी सरकार के वक्त में, एसीबी राज्य सरकार के वक्त काम करती थी, तो क्या वो पर्दादारी करने के लिए था या फिर वो अपने बने जाल में खुद ही फंस गए? नहीं, ऐसा नहीं होता रविंद्र जी। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की होती है कि उनको ये निर्णय लेना पड़ता है जी, और उस प्रकार का निर्णय लेने के लिए वो बाध्य होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक टीचर्स की एक बड़ी भारी मीटिंग हो रही थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने उन सब टीचर से पूछा, क्या भाई आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया जाता है? हाँ। तो सबने एक हाथ ऊंचा करके कहा, साहब पैसा खाया जाता हाँ। है। तो क्या डोडासरा साहब को और पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको पता नहीं था? हाँ। सबको पता है कि पैसा खाया जाता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है। ईडी ने सर ये जो गिरफ्तारी की है, सीबीआई ने अब ये तलब किया है, आपको लग रहा है कि ये केस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? और क्या इस केस में अभी जो असल आरोपी हैं उनको आरोपी बनाया गया है, जो असल करता धरता रहे हैं? देखिए, अभी तक जो, देखिए हमारे यहां देश में क्या है, एंटी करप्शन का जो एक्ट बना हुआ है। अब आप देखिए, कमिश्नरेट में कुछ दिन पहले 50,000 रुपए लेते हुए एक हेड कांस्टेबल पकड़ा गया। ठीक है। और वो साइबर क्राइम का हेड कांस्टेबल जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर के अधिकारी के ऊपर कोई आंच नहीं आई। हाँ। इसी तरह से हमारे देश में भी जो जहां तक अधिकारी पकड़ में आता है ना, उससे ऊपर वाले के ऊपर कोई आंच नहीं आती। सुपरवाइजरी अधिकारी को कोई नहीं चूज करता है, जो सुपरवाइजरी उसका राजनेता है उससे कोई नहीं पूछता है। ये सबसे बड़ी हमारे नहीं, लेकिन चलिए मैं मिथिलेश जी से पूछ लेता हूं। मिथिलेश जी, अगर बीजेपी की सरकार पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है, तो क्या ये छोटी मछलियों के इर्द गिर्द ही पूरा ताना बाना बुना जाता रहेगा और बड़ी मछलियों को, या यूं कहें कि अगर टीकाराम जूली जी के शब्द उधार लूं, मगरमच्छों को छोड़ दिया जाएगा? देखिए, जो भजनलाल जी की सरकार ने इसमें एक बड़ा काम किया है कि 22,000 करोड़ के टेंडर का पूल हो रहा था, और जब खबरें लीकेज हुई तो अशोक गहलोत को रद्द करना पड़ा। उन्हीं टेंडरों को 15% कम रेट पर भजनलाल सरकार ने दिया है। तो जो कम से कम 6,000 करोड़ रुपए बचे हैं, बहुत अच्छी बात, वो एक इंपॉर्टेंट है। और 900 करोड़ रुपए का जो ये घोटाला है, इसमें वो कौन अधिकारी था जो केरल गया और केरल जाकर सारा सेटअप किया, उस अधिकारी को लाना चाहिए। और जो चीफ इंजीनियर हैं, जो तमाम चीफ इंजीनियर, जिनका 8 चीफ इंजीनियर हैं, उनको इधर से उधर कर दिया गया, लेकिन सब उस घोटाले में शामिल थे। एक आईएएस के घर भी पूछताछ हुई थी, उनके साथ क्या हो रहा है? और सबसे अहम बात है कि भजनलाल सरकार को चाहिए कि वो त्वरित गति से इस मामले में दूध का दूध, नहीं, वो जो अधिकारी की आप बात कर रहे हैं जो केरल गए थे, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि बिना किसी के इशारे पर खुद की मर्जी से कलम चला दे? देखिए, निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक संरक्षण होता है, और जो तमाम चीजें, उनका टिकट भी काटा गया था पूर्व जलदाय मंत्री का, और तमाम चीजें कही गई थी। लेकिन एक भी कहावत और है बीजेपी और कांग्रेस की, इसमें नूरा कुश्ती भी है। लोग कह रहे हैं
कि जो हवा महल से जो अभी एमएलए जीते हैं उनको जिताने में उनका बड़ा योगदान है। जो जयपुर के जिलाध्यक्ष आर तिवारी कांग्रेस के हारे हैं, उनको हराने में पूर्व जलदाय मंत्री का हाथ। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में बसें भरकर एक समुदाय विशेष के लोगों को ख्वाजा के दर्शन कराने भेज दिए थे। तो तमाम चीजें हैं। ऐसे में अगर इतना कर्ज है तो वो कर्ज तो बीजेपी चुकाएगी, लेकिन जो वादा किया था इन्होंने कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम बहुत अच्छा क्या किया राजेंद्र आर्य जी, ऐसा कर्जा चढ़ा दिया गया? जो कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ऐसा कर्जा चढ़ा दिया क्या बीजेपी के ऊपर? ये तो बीजेपी वाले जाने या फिर मिथिलेश जी जाने। नहीं, मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जानू जी, आपको जानकारी है कर्जा चढ़ाया आपके ऊपर कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरफ से? इस देश का दोनों मना कर देंगे, दोनों इनकार कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये जुगलबंदी बड़ी अच्छी लगती है जब दोनों पर आन पड़ती है। उनके ऊपर ईडी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। पूछताछ तो करने गए थे। अरे कुछ कृष्ण कुमार जानू जी, मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। पहले महेश जोशी और राजेंद्र राठौड़ के बीच में पूरी गुटबाजी चली थी। अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, जब सारे विषय की जांच चल रही है तो उसमें ये मसाले भी काम आएंगे। सर, अंदर अंदर जो हो रहा है वो पब्लिक को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि बाहर आकर खुलकर आपने बातें कही थी और पब्लिक को, जनता को कुछ होते हुए दिखना चाहिए कि भाजपा किस तरीके से बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करती है। तभी तो उन्होंने तमाम घोटालेबाजों को महाराष्ट्र के अंदर, आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और राजस्थान से भी तो किया था बहुत नेताओं को शामिल अपनी पार्टी में। राजीव जैन साहब, मेरे को ये बताइए कि जल जीवन मिशन एक ऐसी दुखती रग जिसको लेकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही, और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया पैसा तो दिया गया लेकिन घोटाला कर लिया। अब जांच हो रही है, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है और आगे क्या सुधार की आवश्यकता है। मिथिलेश जी ने एक चीज कही अपनी जानकारी के मुताबिक कि जो टेंडर जारी किए गए थे उसमें अच्छे खासे पैसे मौजूदा भजनलाल सरकार ने बचाए हैं। बताइए सर। देखिए रविंदर, इसमें बिल्कुल घोटाला हुआ था। जो तत्कालीन सरकार थी और जो तत्कालीन मंत्री थे वो आरोपों के घेरे में थे। अभी मौजूदा भाजपा सरकार के एक मंत्री हैं जो भी इस्तीफा दे चुके हैं या जो उनका अलग विवाद है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उन्होंने इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया था। उस समय एसीबी ने एक जांच की थी, लेकिन एसीबी की जांच उस समय सिर्फ एक मामले को दबाने के लिए की गई थी कि वो बड़े लोग नहीं फंसे, उसमें छोटे मोटे ठेकेदार वगैरह उन्हीं को फंसाया जाए। लेकिन जेजेएम में फिर बाद में ईडी, फिर सीबीआई की एंट्री हो गई। ईडी ने ये संजय बढ़ाया के छापा भी डाला था, इसके साथ 3 और लोगों के छापा डाला गया था जो कहीं ना कहीं महेश जोशी के पार्टनर हैं। ये संजय बढ़ाया भी पार्टनर है। अब जब मामले में जब फंसते रहे महेश जोशी, तो पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये चर्चाएं गर्म थी कि वो शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, बीजेपी ने शायद उनको साफ इनकार कर दिया था जो उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे, क्योंकि जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं थे तत्कालीन समय, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पैनी निगाह से देख रहे थे। उनका सीधा पूर्व में भी आरोप था चुनावों से पहले कि जो तत्कालीन थोड़ी है केंद्रीय मंत्री, इस विभाग के मंत्री नहीं है अब नहीं है। तत्कालीन समय की बात बता रहा हूं मैं, उस समय उनका आरोप था जी। तभी तो कह रहा हूं ना कि अब नहीं है वो मंत्री। ठीक है राजीव जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ईडी ने जो संजय बढ़ाया को गिरफ्तार किया, जिससे मुद्दा ताजा हुआ। संजय बढ़ाया निश्चित रूप से महेश जोशी के पार्टनर है, इसको पूरा जयपुर शहर जानता है। इसके अलावा कल्याण सिंह कबिया के भी छापा डाला था इसी मामले को लेके। ईडी ने जो अपनी सूचनाओं के आधार पर कुछ लोगों पे छापे डाले थे, वो महेश जोशी के कहीं ना कहीं पार्टनर थे या उनका जो धन का। नहीं सर, ये तो हम बिल्कुल, ये बात हम सब खुले में कह रहे हैं, लेकिन इसके सबूत चाहिए अदालत में, इसके लिए गवाह चाहिए अदालत में, इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। ईडी और सीबीआई की जो जांच है, महेश जोशी और योगेंद्र जोशी सर, मैं एक सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि अब सीबीआई ने तलब किया है, सीबीआई क्या कुछ पूछताछ करेगी? और क्या लग रहा है कि ईडी की तरफ से भी मामले दर्ज हैं, सीबीआई की तरफ से भी? ईडी का, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि काला धन कमाकर बाहर सफेद कर देना, बाहर गलत तरीके से, अवैध तरीके से भेज देना, और अब सीबीआई किस दायरे में जांच करेगी, पूछ पड़ताल करेगी, और कितनी मुश्किलें होंगी इनके लिए? देखिए, बिल्कुल सीबीआई भी जांच करेगी, तो इनकी जो पड़ते हैं भ्रष्टाचार की, जो अभी तक दबी हुई थी, या मान लीजिए एसीबी ने जो कार्रवाई की, उसने चार्जशीट पेश कर दी। अब उसके अंदर ईडी ने जो कार्रवाई की है, उसके अलावा जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है, क्रिमिनल एक्ट के लिए
सीबीआई उनको कंट्रोल करेगी और सीबीआई समन जारी करके उनको बुला रही है ताकि तीनों प्रकार की कार्रवाई चले एक साथ। एंटी करप्शन ब्यूरो की भी कार्रवाई चलेगी, ईडी की कार्रवाई चलेगी और सीबीआई की कार्रवाई भी चलेगी, क्योंकि तो अलग अलग प्रकार के ऑफेंस है। तो राजेंद्र आर्य जी, कल को यह तो नहीं कहा जाएगा कि बिल्कुल ये द्वेषपूर्ण भावना के तहत हमारे उस वक्त की सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों पर या सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए व्यक्तियों पर ये शिकंजा कसा जा रहा है? आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जांच सही दिशा में होगी, सही तरीके से होगी? देखिए, मैंने जैसा शुरू में ही बताया कि ईडी एक देश की बड़ी संस्था है जो तमाम जो वित्तीय घोटालों के मामले होते हैं उनको ईडी अपने आप में देखती है। मैंने आपको तमाम बताया, चाहे मेहुल चौकसी की बात हो, चाहे ललित मोदी की बात हो, चाहे नीरव मोदी की बात हो, चाहे आपका विजय माल्या की बात हो, इनके ऊपर अभी तक ईडी ने कभी शिकंजा नहीं कसा है। शायद ईडी को पता नहीं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि वो कहां बैठे हुए हैं। उसके बावजूद, उसके अलावा भी आपने देखा होगा अंबानी अडानी के भी तमाम वित्तीय लेन देन या इस तरीके के जो पैसे का लेन देन हुआ, उसके ऊपर आज तक ईडी ने कभी कार्रवाई नहीं की। यहां पर सवाल यह उठता है कि ईडी पक्षपाती तरीके से जो कार्रवाई करती है ना, हम कह रहे हैं निश्चित रूप से मिथिलेश जी, ये पूरा मामला जेजेएम का कहीं ऐसा ना हो कि 2G और बाकी जो घोटाले कहे आते थे यूपीए सरकार में उस तरह के ना साबित हो जाएं। ये पूरी कोशिश सरकार को करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। आप जो भाजपा में आप क्लीन चिट दे देते हो, आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। अगर भाजपा को उपचुनाव जीतने हैं पांचों, अगर भाजपा को नगर पालिका के चुनाव जीतने हैं, अगर पंचायत के चुनाव जीतने हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को, चाहे मिड डे घोटाला हो उसमें भी ईडी की एंट्री हो गई है, चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो, और जो टीकाराम जूली जी ने बड़ा बयान दिया हाउस में कि बड़े मगरमच्छों को होगा, कृष्ण कुमार जानू जी, होगा ये होगा क्या? तो होगा निश्चित रूप से, बड़े हो या छोटे हो, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के अंदर समय जांच प्रक्रिया का लग सकता है, लेकिन बख्शा कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आज शामिल सभी मेहमानों का, और जनता भी यही चाहती है, ये नूरा कुश्ती ना देखने को मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि दावे चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस सरकार आ जाएगी या फिर हम एक बार फिर से सरकार में आ जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर इफ बट अगर मगर में बातें उलझ कर रह जाती हैं। फिलहाल आज की फाइट में